जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है कि भारत एक ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट बना रहा है जो कि 12,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर निशाना साध सकता है। ये भारत की रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव आप समझ सकते हैं। मतलब साफ है कि भारत अब पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भारत की नजर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने की है। इस प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यानी कि ULRA। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि आज की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस और लंबी दूरी के एयर स्ट्राइक तक फैली हुई है। चीन SG-20 बॉम्बर को काफी तेजी से बना रहा है। अमेरिका के पास पहले से B-2 स्प्रिट और आने वाला B-21 राइडर है। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका का जो B-2 रेडर है वो करीबन 9,300 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, लेकिन भारत चाहता है कि उसका बॉम्बर इससे भी आगे जाए, यानी कि बिना रिफ्यूलिंग के अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सके। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार से बचने की क्षमता और ऑटोमेटिक उड़ान सिस्टम होंगे। मतलब छुप कर जाएगा, दूर तक पहुंचेगा और ताकतवर हमला करेगा। यही नहीं दोस्तों, इस बॉम्बर में 4 ब्रह्मोस NG मिसाइलें लगेंगी जो कि 290 से 450 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं और दुश्मनों के एयरबेस, रडार और कमांड सेंटर और इवन न्यूक्लियर साइट्स को मिनटों में तबाह कर सकती है। DRDO के एक अधिकारी ने बताया कि इसके साथ अग्नि 1P मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी जोड़ी जा सकती है। हालांकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाना इतना आसान नहीं है। DRDO, HAL और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी इसे मिलकर तैयार कर रहे हैं। रशिया और फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेने पर बातचीत की जा रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इंजन है। भारत शायद GF414 इंजन या फिर रशिया के NK-32 इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर भारत के पास दोस्तों ये बॉम्बर होगा तो ये दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। इससे भारत को ग्लोबल लेवल पर हमला करने की क्षमता मिलेगी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक पावर और इंडो पैसिफिक में दबदबा होगा। इसके पहले प्रोटोटाइप को लेकर जो बात आई है वो कहा जा रहा है कि 2032 से 2035 के बीच तैयार हो जाएगा और इसी दौरान ये अपनी पहली फ्लाइट भी कर लेगा। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत सिर्फ आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत बनने की सोच में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को लेकर, जो कि एक स्टेल्थ सक्षम अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल है जिसे ADE तैयार कर रही है। और इसके बारे में एक बड़ी अपडेट दोस्तों सामने आई है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है, जिसे कि L&T तैयार कर रही है DRDO के साथ मिलकर। और इस रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को घातक UCAF के नाम से भी जाना जाता है। कहा जा रहा है कि अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिलने वाली है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स में इसे शामिल किया जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं कि इस रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, ऐसे में ये प्रोजेक्ट भारत की एक बड़ी रणनीतिक प्रतिक्रिया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि ये भारत का स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। जो पब्लिक डोमेन पर न्यूज़ आज आई है, जिसे स्पेशली मैंने कवर भी किया, तो उसमें इन्हीं सब पॉइंट्स को बताया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत खुद के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को तैयार कर चुका है और प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स इसमें मिलकर काम कर रही हैं। यानी दोस्तों इसके अलावा DRDO ने भारत के स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट पर भी एक बड़ी जानकारी दी है। और ये जो हेल क्लास का रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होगा दोस्तों, ये टर्बोप्रॉप इंजन से संचालित होगा। इसका ऑल ऑफ वेट होगा 5,700 किलोग्राम का। ये 2,000 किलोग्राम की पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये 35,000 फीट की एल्टीट्यूड तक पहुंच सकता है। इंड्योरेंस टाइम इसका 25 घंटे का होगा और इसका इस्तेमाल I-STAR भूमिकाओं के लिए किया जाएगा। इवन दोस्तों कहा ही जा रहा है कि ये फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और जो हमारे शिप्स हैं उनके साथ भी मिशंस कर सकता है। इसका वाइड टेल ऑब्लिक SETB कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं वेपन्स के लिए, जो कि अपने साथ SL, GB, GD, AMS, ASM, IB और ये अपने साथ लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइलें भी कैरी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आई है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स को हमें विदेशों से आयात करना होगा, लेकिन इसके अधिकतर कंपोनेंट्स ADA के द्वारा भारत में डेवलप किए जा रहे हैं। और इसके जरिए दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को रियल टाइम में दुश्मनों की हरकतों की जानकारी मिल पाएगी। इवन प्रिसीजन स्ट्राइक भी भारतीय वायुसेना इनके जरिए कर सकती है और भविष्य में दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स पर टाइम सेंसिटिव ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसे कि TEDBF कहा जाता है, इसे लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए डायरेक्टर ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस नेवल फाइटर जेट का कॉकपिट डिजाइन पूरी तरीके से नेवल एविएटर्स यानी कि नौसैनिक पायलटों की सलाह और उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और इवन इसके कॉकपिट डिजाइन की कुछ खास बातें भी उन्होंने बताई है, जैसे कि पायलटों की सुविधा और मिशन क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। और जो इनपुट्स पायलटों से मिले हैं, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान क्या दिखना चाहिए और किन बटनों तक तुरंत पहुंच होनी चाहिए, इस सब पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा वर्कलोड को कम करना
और ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस देने वाले सिस्टम इसमें इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें बेहतर विजिबिलिटी, ऑटोमेटेशन और एवियोनिक्स सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर पर उड़ान भरना और उसे उतारना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जगह सीमित होती है और समुद्री मौसम भी अचानक बदल जाता है। ऐसे में तुरंत निर्णय लेने की जरूरत होती है और ये सब तभी अच्छे से हो सकता है जब कॉकपिट पायलट के अनुकूल हो। फिलहाल कॉकपिट का डिजाइन इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत अब सिर्फ तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, बल्कि यूजर फोकस डिजाइन को भी प्रायोरिटी दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने 13 जून 2025 को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसका उद्देश्य इंडियन कंपनियों के साथ मिलकर एक एडवांस सी बेड सेंसर सूट को तैयार करना है। और तैयार ही नहीं करना बल्कि इसे इंस्टॉल और टेस्ट भी करना होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत समुद्री तटों पर 10 बाय 10 किलोमीटर क्षेत्र और 50 मीटर गहराई तक अंडर वाटर निगरानी यानी कि अंडर वाटर सर्विलांस की क्षमता विकसित करनी है और इस सिस्टम को विशाखापट्टनम स्थित एक शोर बेस्ड फैसिलिटी से ऑपरेट किया जाएगा। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में सी बेड सेंसर सूट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, जैसे कि अंडर वाटर सेंसर्स, जंक्शन बॉक्सेस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कंट्रोल रूम सिस्टम। और वही कंपनियां इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती है जिनका कम से कम 20 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो, 30 करोड़ से अधिक मूल्य की रक्षा परियोजनाओं का अनुभव भी उन्हें होना चाहिए, इवन उन्हें नेवल सिस्टम इंटीग्रेशन में विशेषज्ञता होनी चाहिए। मतलब साफ है, ये प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगा, साथ ही प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं दोस्तों भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक बार फिर से दोस्तों भारत अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को एक और विदेशी देश को निर्यात करने जा रहा है और बताया जा रहा है कि कम से कम 6 यूनिट्स एक्सपोर्ट की जाएंगी स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की। हालांकि इस देश का नाम नहीं बताया गया है और आप सबको मालूम होगा कि इससे पहले अर्मीनिया को ये स्वाति रडार मिल चुका है। ऐसे में दोस्तों अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारत किसी दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका या मिडिल ईस्ट के किसी देश को इसे एक्सपोर्ट करने जा रहा है। मतलब साफ है कि भारत का स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार अब सिर्फ भारतीय सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में भी अपनी जगह बना रहा है। आखिरकार दोस्तों भारतीय सेना ने अमेरिका को एक बड़ा जवाब दे दिया है और खास करके उसके स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन को लेकर। दरअसल दोस्तों इसके ट्रायल्स किए गए थे भारतीय सेना के द्वारा, लेकिन अब इसे मना कर दिया गया है कि भैया हमें इसे नहीं लेना है। और ये जानकारी रक्षा सचिव राजेश कुमार जी ने दी है। उन्होंने कहा कि ट्रायल में लाया गया जो स्ट्राइकर व्हीकल था वो भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा नहीं कर सका, खास तौर पर जल थल में चलने वाली एमबीपीएस क्षमताओं की कमी की वजह से। दरअसल इंडियन आर्मी अपने व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के तहत एक ऐसा वाहन चाहती है जो 8x8 व्हील ड्राइव हो, एमबीपीएस क्षमताएं हो, जल थल दोनों में चल सके, ट्रूप कैरियर और हथियार सिस्टम जैसे कि ATGM और RWS इसमें लगाए जा सकते हों। इवन दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट नदी वाले इलाके और जहां जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं उनमें काम करने में सक्षम होना चाहिए, जिसे कि तेजी से तैनात भी किया जा सकता हो। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका ने बड़ा चढ़ाकर इस स्ट्राइकर को भारतीय सेना के लिए पेश किया था, क्योंकि अमेरिका इसे ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन कर चुका है इराक और अफगानिस्तान में। लेकिन दोस्तों इसमें एमबीपीएस क्षमताएं नहीं है, मतलब ये पानी में नहीं चल सकता है। और भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र घाटी और पूर्वोत्तर भारत, वहाँ पर इसके ट्रायल्स फेल हुए। यही वजह रही कि स्ट्राइकर इंडियन आर्मी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीय कंपनियों के लिए हो गई है, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, L&T और महिंद्रा डिफेंस। वो अब भारतीय सेना के इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हैं। और आपको मालूम है कि DRDO और टाटा ने मिलकर वैप 8x8 डेवलप किया हुआ है। ये एमबीपीएस क्षमताओं के साथ आता है, ट्रायल में भी ये सफल रहा है और इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। सवाल यह है कि क्या सेना इस स्वदेशी ऑप्शन को प्राथमिकता देती है या फिर विदेशी तकनीक के साथ लोकल प्रोडक्शन को चुनेगी। बात साफ हो जाती है दोस्तों, जब इतनी ज़्यादा कमी देखी जा रही है तो ज़बरदस्ती इस डील को करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पैसा बर्बाद भी होगा और फिर भारतीय कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब भारतीय कंपनियों के पास एक मजबूत दावेदारी है कि वो इसी तरीके का वाहन तैयार कर सकते हैं जो कि स्ट्राइकर को भी टक्कर दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों अर्मीनिया अब कल्याण स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड से 80 यानी कि 80 अतिरिक्त ATAGS तोपों को खरीदने की योजना बना रहा है। और ये स्टेप ऐसे समय पर उठाया गया है जब अर्मीनिया ने पहले से ही 12 ATAGS तोपों को अपनी सर्विस में शामिल कर लिया है। ATAGS की विशेषताएं आपको मालूम ही है कि 48 किलोमीटर तक ये वहाँ कर सकती है, ऑल टेरेन क्षमता के साथ आती है, तेज़ी से डिप्लॉयमेंट की जा सकती है, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और मॉड्यूलर डिज़ाइन है इसका। यहाँ पर अर्मीनिया इसलिए भी इनकी डिमांड कर रहा है क्योंकि 12 ATAGS की जब उसने डिप्लॉयमेंट की और इन ATAGS ने अर्मीनिया के कठिन जो पहाड़ी इलाके हैं और जो समतल ज़मीन है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी। और आगे कहा यह जा रहा है कि कल्याण स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड अर्मीनिया की ज़रूरतों के हिसाब से इसे कस्टमाइज भी करेगा। इवन दोस्तों भारतीय सेना ने मार्च 2025 में 307 ATAGS का ऑर्डर दिया है, जिनकी अनुमानित कीमत 7,000 करोड़ रुपए है।
तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।